हेलो बच्चों, बात करते हैं एक और नए लेक्चर की। लेक्चर नंबर 5 है आपका सेल चैप्टर का, और जो है 1 लेक्चर नंबर 2 और 3 4 आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएंगे। उसमें हम लोगों ने जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम, 3 ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है, सो दिस इज द रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से ऑनलाइन लेक्चर नहीं हो पा रहा है, जो कि हम बहुत ही जल्दी रिज्यूम करेंगे। पर तब तक आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है रेगुलरली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, सब कुछ, एंड क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, बिकॉज वहाँ पर क्या बनती है, एनर्जी, एटीपी बनती है। ठीक है, ये सबसे पहले किसने देखा था, कॉलिकर। साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, कॉलिकर ने, इन फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल्स होती है, जिसकी हेल्प से वो उड़ता है, फ्लाई करता है, उसके अंदर देखा गया था। और आप खुद सोचो, जो फ्लाई मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी बन रही होगी, तभी तो वो उसको फ्लाई करने में हेल्प कर रही है। तो अगर एनर्जी ज़्यादा बन रही है तो वहाँ पे क्या मिल रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद एनसीईआरटी के जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो सेलेंट फीचर्स दिए हुए हैं, उसमें आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो है राउंड हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, सॉसेज शेप्ड हो सकता है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कॉमन शेप होता है दैट इज सॉसेज शेप्ड। तो मोस्ट कॉमन शेप को आप बोलेंगे सॉसेज शेप्ड इज द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेंथ की बात करें तो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर बोलना है आपको, और डायमीटर की बात करेंगे तो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, एवरेज कितना है, 0.5। ऑन एन एवरेज जो डायमीटर रहता है वो 0.5 रहता है, बट लेंथ की बात करें तो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर रहती है, और डायमीटर कितना रहता है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ना, वो हर सेल में वेरी करता है, फिक्स नहीं है। एंड ये कैसा है, इट डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जो सेल काम कर रहा है, जो फंक्शन कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अब कोई सेल है, उसका काम है स्टोरेज करने का, तो वो तो कोई मेटाबॉलिज्म कर ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ चीज़ों को क्या कर रहा है, ला ला के स्टोर। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, कम, क्योंकि जहाँ काम ही नहीं हो रहा वहाँ पे एनर्जी की नीड नहीं है ज़्यादा, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो जो जितना ज़्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल होगा, फंक्शन वाइज जितना एक्टिव होगा, उसमें उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के आपको क्या मिलेंगे, नंबर। ठीक है, और ये जो मैंने सॉसेज शेप बोला, ये आप डायग्राम देख सकते हो ऊपर, जैसे हॉट डॉग होता है, हॉट डॉग खाते हैं ना, तो ऊपर 2 ब्रेड और बीच में जो स्टफिंग होती है ना, जैसे सब का सब आता है, वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं, सॉसेज शेप ये वाला होता है, राइट। इसके बाद देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ओनली आफ्टर स्टेनिंग विद डाई। आप बिना स्टेनिंग के उसे देख ही नहीं सकते, और जिस डाई की मदद से हम उसको स्टेन करते हैं उसका नाम है जेनस ग्रीन बी। ठीक है, क्या बोला जाता है डाई को, जेनस ग्रीन बी। तो ये ग्रीन कलर की होती है, और जब भी माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखेंगे माइक्रोस्कोप में, वो हमेशा ग्रीन कलर के ही दिखेंगे, बिकॉज दिस इज द स्पेसिफिक डाई। इसी से हम इसको क्या करते हैं, स्टेन, और ये ग्रीन कलर की होती है। तो याद रखना कि अगर आपको कोई बोले कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया बिना स्टेनिंग के हम देख सकते हैं, तो आपको बोलना है नहीं भाई, स्टेनिंग करके ही देखा जा सकता है इसको, और जो डाई है वो है जेनस ग्रीन बी। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन्स आते हैं। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसा है, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, और इनर वाला भी किसका बना है, लिपिड एंड प्रोटीन्स का। ये आपको याद रखना है कि मेम्ब्रेन्स ना लिपिड और प्रोटीन के ही बने होते हैं ज़्यादातर। अब यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें कोई इनफोल्डिंग्स नहीं होती है ना, तो मैं आपको साथ साथ डायग्राम भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चलेगा। ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है वाइट कलर से जो बनाया है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर जो येलो इनफोल्डिंग्स के फॉर्म में दिख रहा है, जो आपको येलो येलो पार्ट इनफोल्डिंग्स के फॉर्म में है ना, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो अगर आउटर की बात करें, आउटर में तो कोई इनफोल्डिंग्स नहीं है ना, इनफोल्डिंग्स का मतलब अंदर की तरफ फोल्ड होना नहीं है। जबकि आप क्या देख रहे थे कि इनर मेम्ब्रेन में आपको इनफोल्डिंग्स मिल रही है, और उन इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, उससे पहले देखो, जैसे मैंने आउटर मेम्ब्रेन में आपको लिपिड एंड प्रोटीन्स बताया, यहाँ पे भी लिपिड एंड प्रोटीन्स है, बट एक स्पेशल लिपिड होती है जिसका नाम है कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड विच इज देयर ओनली इन द इनर मेम्ब्रेन, आउटर में नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है आपको। इनफोल्डिंग्स आउटर में नहीं मिलती है, इनर में मिलती है, और इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो लेबलिंग, ये जो येलो येलो पार्ट आपको दिख रहा है फोल्डिंग, उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, सारा डायग्राम में हर चीज़ लिखी हुई है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमिएबल है, मीन्स वो हर चीज़ को अलाउ करता है आने के लिए, जाने के लिए, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में क्या मिलते हैं, ह्यूज पोर्स, उन पोर्स को पोरेंस बोलते हैं। ठीक है, जबकि इनर मेम्ब्रेन ऐसा नहीं है, इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, वो सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देगा और जाने देगा। तो मतलब कोई भी चीज़ बाहर है तो बाहर से आउटर मेम्ब्रेन को तो बड़े आसानी से क्रॉस कर सकती है वो, क्योंकि बड़े बड़े पोर्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, उनको पोरेंस बोलते हैं, और इनर मेम्ब्रेन में वो पोरेंस मिलते नहीं है।
तो इसीलिए इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली है, वो सेलेक्टिव चीज़ों को आने देगा, पर आउटर सबको अलाउ कर देता है, और वो सारी चीज़ें आके यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। जो बीच में स्पेस होती है आउटर और इनर के, उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, या फिर उसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। लिखा है ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो आउटर सबको अलाउ कर देगी, पर वो चीज़ वहाँ पर आके सेटल हो जाएगी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे, और फिर इनर सेलेक्टिव चीज़ों को ही इनसाइड एंट्री देती है और आउटसाइड एग्जिट करवाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपसे अगर कोई पूछे वाई आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल, तो ऑलवेज रिमेंबर पोरेंस की वजह से है, और पोरेंस ना पूरे अर्थ पे 3 ही जगह पे मिलते हैं। एक तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, इन तीनों में पोरेंस मिलते हैं, और ये हमें ये बताते हैं कि भाई ये तीनों कहीं ना कहीं लिंक्ड है एवोल्यूशन के सेंस में, ये तीनों आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसका सरफेस एरिया कम है, क्योंकि वो स्मूथ है, वो इनफोल्डिंग के फॉर्म में नहीं है, तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए वहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी भी कम होती है। पर इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो अंदर की तरफ फोल्ड हो रखा है, तो जब आप इसको खोलोगे तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा आएगा, और मोर सरफेस एरिया का मतलब होता है मोर एंजाइम एक्टिविटी, वहाँ पे ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन है वाइट कलर का आउटर मेम्ब्रेन, अंदर जो इनफोल्डिंग्स के फॉर्म में है वो इनर मेम्ब्रेन है, और उसके लिए टर्म होता है क्रिस्टी। अंदर जितनी भी स्पेस है ये सारी खाली स्पेस, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अंदर मिलता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इसके पास डीएनए अपना खुद का होता है। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, तो ये कहीं ना कहीं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व होकर बना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। राइबोसोम्स कौन से मिलते हैं, 70s, ऑल्दो इट इज़ फाउंड इन द यूकैरियोट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में मिल रहा है, पर राइबोसोम इसमें 70s है। तो यहाँ से आपको ये हिंट दे रहा है कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया से इवॉल्व होकर बना है, ठीक है। आउटर इनर के बीच की जो स्पेस होती है उसको इंटर मेम्ब्रेन या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, और यहाँ पर कुछ मिल रहे हैं इनर मेम्ब्रेन में नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम ऑक्सीजोम्स या F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं ना, ये सारे ऑक्सीजोम्स हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल बोला जाता है, या F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, जितने भी मेम्ब्रेन है आउटर और इनर मेम्ब्रेन, उनकी खुद की स्पेसिफिक एंजाइम्स होती है ना। हर आउटर मेम्ब्रेन में मिलने वाली एंजाइम इनर में नहीं मिलेगी, और इनर की जो एंजाइम्स है वो आउटर में नहीं मिलेगी। सो बोथ द मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, और वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए काम कर रही है, ठीक है। अब जितनी भी अंदर की स्पेस आपने देखी है, इस पूरी खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो अब देख लेते हैं मैट्रिक्स के फीचर्स क्या क्या है, मैट्रिक्स में क्या क्या मिलता है। सो मैट्रिक्स इनर स्पेस होती है इनसाइड द क्रिस्टे, क्रिस्टे के अंदर मिलने वाली स्पेस को ही तो मैट्रिक्स बोल रहे हैं, है ना बेटा, क्लियर है। उसके बाद देखो इट हैज़ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके पास एक सिंगल ही मॉलिक्यूल है, पर डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड प्रॉपर, 70s राइबोसोम्स है, एंड इट हैज़ ऑल द एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो जो क्रेब्स साइकिल है, रेस्पिरेशन की साइकिल होती है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसकी जितनी भी एंजाइम्स हैं वो आपको सारी कहाँ मिलेंगी, मैट्रिक्स में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल जो बच्चे अभी 11th में उनको नहीं समझ आ रहा होगा क्रेब्स साइकिल क्या है, वैसे 9th या 10th में पढ़ते हैं, और जो ड्रॉपर बच्चे हैं 12th वाले उनको पता होगा क्रेब्स साइकिल होती है एक रेस्पिरेशन की साइकिल, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है ना। तो हम क्रेब्स साइकिल भी यहीं दिखा देते हैं, इसको मैं यहाँ लेबल कर देती हूँ। तो क्रेब्स साइकिल जो है वो कहाँ चल रही है, मैट्रिक्स में, और क्रेब्स साइकिल की जितनी भी एंजाइम्स हैं वो भी आपको कहाँ मिलेंगी, सारी मैट्रिक्स में मिलनी चाहिए, है ना, क्योंकि जहाँ क्रेब्स साइकिल चलेगी वहीं तो उसकी एंजाइम्स मिलेगी। बट एक एंजाइम ऐसी है हमारे पास जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, या उसको हम बोलते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। ये है तो किसकी एंजाइम, ये है क्रेब्स साइकिल की, और इसको मिलना कहाँ चाहिए था टेक्निकली, मैट्रिक्स में, बिकॉज मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल चल रही है, बट ये आपको मिलती कहाँ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ मिलती है। सो दिस इज एक यूनिक पॉइंट है ये, इसको आप सब याद रखेंगे, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और इसी को मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है। मार्कर एंजाइम का मतलब है कि दिस इज द एंजाइम, इट इज़ फाउंड ओनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड नॉट एनीवेयर एल्स, ठीक है, और कहीं नहीं मिलती है। तो अगर आपको कभी माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है नहीं पता चल पा रहा सेल के अंदर, तो आप इस एंजाइम को ढूंढ लो, ये आपको जिस एरिया में मिल रही होगी मतलब वही पर्टिकुलर एरिया माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि सेल है, तो सेल के अंदर कुछ स्पेस है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड कि विच पार्ट इज या विच ऑर्गेनल इज
क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप किसको ढूंढो? एंजाइम को ढूंढो। एंजाइम आपको उस ऑर्गेनल तक लेके जाएगी, ठीक है। इसको मार्कर एंजाइम ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं हम। तो याद रखना क्या बोला है मैंने, इट इज़ एन एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसको होना कहाँ चाहिए था? मैट्रिक्स में, पर ये मिलती कहाँ है? इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद देखो, जो ये मैंने आपको बताए थे ना इस तरह के नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, या F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल। तीन चार नाम है इसके, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पे ATP फॉर्मेशन होती है, ATP सिंथेसिस की साइट है ये, ठीक है। और ATP सिंथेसिस भी कैसे होगा? यहाँ पर होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि हमारे पास देखो 2-3 तरह के फॉस्फोराइलेशंस होते हैं। जैसे कि मैंने नीचे बता रखा है यहाँ पे, लाइट के प्रेजेंस में अगर ATP बने तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। ये जो आपको सामने दिख रहा है पूरा बॉक्स, जिसमें ADP और IP मिलके ATP बना रहे हैं, है ना, ये इस पूरे बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड IP। बट अगर ये प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में हो तो इसका नाम बन जाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि होता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। अगर ये प्रोसेस फूड की ऑक्सीडेशन से हो तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। इट इज़ देयर इन माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर ये किसी सबस्ट्रेट की मदद से हो तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये साइटोप्लाज्म में होती है और ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर होती है। तो अगर आपको ये पॉइंट अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज इसका भी रेलेवेंस भी नहीं है यहाँ पे। ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, ये आगे आएंगे, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल, लाइट, ये सब आगे आएगा। बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि ATP जो है वो कहाँ बनती है? ऑक्सीजोम्स में, जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना उनके अंदर। और वो कैसे बन पाती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, राइट। तो व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP की मदद से और IP की मदद से ATP बनाना इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, सॉरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने इसका डिटेल स्ट्रक्चर बताया है। ये मैंने आपको क्या दिखाया है? इतना पार्ट है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया में ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने यहाँ देखे थे ना, इसको यहाँ देखो, इतने पार्ट को मैंने जूम करके दिखाया हुआ है आपको। थोड़ा सा हम लोगों ने आउटर मेम्ब्रेन भी लिया है, इनर मेम्ब्रेन भी लिया है, और ये ऑक्सीजोम्स की बड़ी बड़ी यूनिट्स भी ली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है पूरा, और इसमें आपको क्या मिल रहा है? ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम्स। तो ऑक्सीजोम्स जो हैं आपके, ये क्या है? इसको ऑक्सीजोम, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक राउंड होता है हेड पार्ट, है ना, और एक नीचे ये 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। सो वन इज द राउंड पार्ट जिसको हेड या F1 बोलते हैं, और नीचे स्टॉप और बेस मिलता है जिसको हम F0 बोलते हैं, ठीक है। सो ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और ये बीच की जो स्पेस होती है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। तो एक्चुअली में ATP बनता कैसे है? जो हेड है ना उसके अंदर एक एंजाइम मिल रही है, एंजाइम को बोलते हैं ATP सिंथेज। वो क्या करवाती है? ATP की फॉर्मेशन कराती है। और ये प्रोसेस जो पूरा है ये किसके अंदर आएगा? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, या इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना, जो ऊपर राउंड पार्ट है वो हेड है, और नीचे का ये जो पार्ट है इसको स्टॉक और इसको बेस, इतना पूरा पार्ट F0 होता है, ऊपर वाला पार्ट F1 होता है, और ATP सिंथेज F1 में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फंक्शंस में क्या क्या आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के। पावर हाउस ऑफ द सेल है, ऑब्वियसली यहाँ पे ATP बनती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है ATP को, और इसीलिए हमारा सेल सारा काम करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एक मिनिएचर ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर फूड स्टफ आता है, उसको ऑक्सीडाइज करा जाता है फूड को, ठीक है। और फिर उससे जो एनर्जी निकलती है लार्ज अमाउंट में, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं हम लोग, यही तो होता है ना। और एक लास्ट पॉइंट है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज इज ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल इम्बैलेंसिंग। ये एक्चुअली में क्लास 12th में आएगा आपके, जो आप मैटरनल इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, है ना, जिसमें मदर की वजह से जो है क्लोरोप्लास्ट की वजह से इनहेरिटेंस होता है, उसमें मेज के अंदर ये देखा जाता है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी आ जाती है, मतलब जो पॉलन्स है वो नहीं बन पाते मेज में या स्टेराइल हो जाते हैं, उसमें भी उसका माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। तो एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया मिल कहाँ रहा है? साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट 12th में जेनेटिक्स में आता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप बाकी ऊपर के फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना जो सेल ऑर्गेनली है दैट इज प्लास्टिड। सो प्लास्टिड में सबसे पहले तो याद रखना है आपको, ये प्लांट्स में देखने को मिलता है और यूग्लेनॉइड्स में, फंगस में, एनिमल्स में, मोनेरा में ये देखने को आपको नहीं मिलते, ठीक है। सो प्लास्टिड्स कहाँ मिलेंगे? प्लांट्स एंड यूग्लेनॉइड्स में। प्लास्टिड के टाइप्स देखो, हमारे पास 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसमें कोई कलर नहीं है, तो वो कलरलेस है। उनमें क्या एब्सेंट होता है, ग्रेना इज एब्सेंट। व्हाट इज ग्रेना, वो हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे अभी। जो अब जब देखो किसी के पास कलर नहीं है, कलरलेस है, तो उसके जो फंक्शंस है वो क्या होंगे, फिर फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता बिकॉज इट हैज़ नो पिगमेंट। तो ये क्या करेगा फिर आगे, फूड को स्टोर करने की, रिजर्व फूड को स्टोर करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड दे आर ऑफ 3 टाइप, ये 3 तरह के होते हैं स्टोरेज के बेसिस पे, जिसमें सबसे पहला है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, स्टार्च। सेकेंड इज एल्यूरोप्लास्ट, ये स्टोर करता है प्रोटीन्स। एंड थर्ड इज इलेओप्लास्ट, ये स्टोर करता है ऑयल एंड फैट। तो आप एग्जाम्पल्स लिखना चाहें तो आप इन सब के एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। अमाइलोप्लास्ट किस में मिलेगा, पोटैटो के अंदर मिलेगा आपको। एल्यूरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, मेज़ में जो लेयर होती है बाहर की वो एल्यूरोन लेयर होती है। ये आपको कैस्टर में, कोकोनट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारी ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट एक प्लास्टिड ही है, बट उसमें पिगमेंट नहीं मिल रहा था तो उसको स्टोरेज का काम दे दिया गया। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं और इनमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं वो भी याद रखना। दे हैव कैरोटीनॉइड्स, मतलब दे हैव ऑल द पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन। ग्रीन को ग्रीन नहीं होगा, रेड, ऑरेंज, येलो ये हो सकता है। कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल्स, ये सब पिगमेंट है इनमें। क्योंकि ग्रीन वाला कहाँ मिलता है, ग्रीन वाला मिलता है आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, so they are colored because of the presence of carotenoids, carotenes, xanthophylls. They provide color to the flower, fruits, है ना, येलो, रेड, ऑरेंज, इस तरह के कलर के होते हैं। जो भी आपने येलो फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर, रेड फ्लावर, या फिर आपने कोई भी येलो फ्रूट, रेड फ्रूट, ऑरेंज फ्रूट देखा है, उनको कलर एक्चुअली में क्रोमोप्लास्ट ही देता है। ठीक है, जैसे कि रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपीन। तो लाइकोपीन एक तरह का क्या है, पिगमेंट, जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा जो है हमारा वो है क्या, ग्रीन कलर्ड वाले प्लास्टिड्स। ये तो कलरलेस था, ये किसी भी कलर का था, रेड, ऑरेंज और येलो अदर देन ग्रीन, और ये है ग्रीन कलर का। ठीक है, इसमें ग्रेना प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ ग्रेना, अभी आगे आ जाएगा। और इसमें जो पिगमेंट्स मिलते हैं वो क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स हैं, और ये आपको देखने को कहाँ मिलता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर। मीजोफिल सेल्स होते हैं लीफ के सेल्स। जो लीफ होती है ना, उसके अंदर जितने भी सेल्स मिल रहे हैं उन सब सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। और लीफ के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, है ना, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि ये एमएससी शॉर्ट में क्या है, मीजोफिल सेल्स को बोला जाता है। ठीक है, तो उनमें क्यों होती है, लीफ के सेल्स में ही फोटोसिंथेसिस क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे कौन मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, आगे देखो क्लोरोप्लास्ट की डिटेल क्या क्या है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो उसका नंबर अलग अलग है। जैसे कि एल्गी है आपके पास क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास में कितने मिलेगा, 1, मतलब उसका पूरा जो सेल है ना क्लेमाइडोमोनास का, यहाँ बना रही हूँ मैं। क्लेमाइडोमोनास इस तरह का होता है, मोटाइल एल्गी है, इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, बेसल बॉडी, और एक कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, ऐसे कप लाइक। ठीक है, और वो एक सिंगल ही क्लोरोप्लास्ट है, राइट। तो ये है कप लाइक सिंगल क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखना कि भाई क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरिएबल है, हर ऑर्गेनिज्म में एक जैसा नहीं है। ठीक है, सो क्लेमाइडोमोनास विच इज़ अ ग्रीन एल्गी, उसके अंदर आपको मिलता है क्या, 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, और वो भी किस शेप का होता है, कप लाइक। ठीक है, बाकी जो मीजोफिल सेल्स मैंने आपको बताए थे अभी, लीफ के सेल्स जो होते हैं मीजोफिल सेल्स, इन सेल्स के अंदर 20 से लेके 40 तक आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं एक ही सेल के अंदर, सिंगल सेल में। और लीफ में कितने सारे सेल्स होंगे। ठीक है, पिगमेंट की बात करें, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये एक्सेसरी लाइट कलेक्टिंग पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड। सो क्लोरोफिल तो मेन पिगमेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल कैसा है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो आपको बोलना है क्लोरोफिल, बट उसके अलावा एक्सेसरी कौन सा मिल रहा है, तो वो आपको बोलना है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, और ये आपको क्लोरोप्लास्ट मेनली कहाँ मिलते हैं, इन द लीफ मीजोफिल्स। लीफ के जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वहाँ पे इनका साइज होता है 5 to 10 mm लेंथ एंड 2 to 4 mm विड्थ होती है इनकी। ठीक है, अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे, कुछ एनसीईआरटी के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं वो माइक्रोमीटर में दी है, कुछ एनसीईआरटी के अंदर एम में दी है, माइक्रोमीटर में। ठीक है, तो बात एक ही है, ये भी माइक्रोमीटर ही है ना, और उसको एमएम बोलने का मतलब माइक्रोमीटर, ऐसे लिखने वाला माइक्रोमीटर, या फिर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं माइक्रोमीटर, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, माइक्रोमीटर यूनिट यहाँ पर होना चाहिए, एमएम नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है उसका जो वो है, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर वो किस तरह का है। उसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं, है ना। इसको मैं 1 सेकेंड में इसको चेंज ही कर देती हूँ, आपको यूनिट्स करनी है माइक्रोमीटर।
ठीक है। तो अभी जो अपने पास लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें माइक्रोमीटर दिया है, तो हम ये करेंगे। पहले एनसीईआरटी में एमएम भी दिया हुआ था, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होता है प्लास्टिड्स भी या क्लोरोप्लास्ट भी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जैसे वहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में स्मूथ था, पर इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स के फॉर्म में था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों ही मेम्ब्रेन स्मूथ है, ठीक है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका भी मोर परमिएबल है ड्यू टू पोरिन्स। मैंने आपको पहले बताया था पोरिन्स 3 जगह पे मिलते हैं, एक तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आप याद रखना, ये आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल ड्यू टू पोरिन्स, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है इनर वाला, ठीक है। डायग्राम अभी आगे हम देख लेंगे किस तरह का है, बट उससे पहले हम कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। चलो, मेम्ब्रेन्स आप देख सकते हो, ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन है। कोई भी मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग के फॉर्म में नहीं है, दोनों स्मूथ है, ठीक है। अंदर की जितनी भी स्पेस होती है, इस पूरी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इसको मैट्रिक्स बोलते थे, यहाँ पर इसको स्ट्रोमा बोला जाता है, ठीक है। अब स्ट्रोमा के अंदर आप क्या देख रहे हैं, आपको कुछ ऐसे सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, है ना। स्ट्रोमा में आपको क्या मिलते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स। जो सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थाइलाकॉइड, ठीक है। ये ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक सिंगल स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड बोला जाता है, और जो बाहर वाला लेयर है इसका, वो है इसकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। बाहर वाला पार्ट क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और अंदर जितनी भी स्पेस है, ये हॉलो होते हैं, इसको थाइलाकॉइड का ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रक्चर है आपके सामने, जो एक आपको दिख रहा है ऐसे कॉइन की तरह फ्लैट स्ट्रक्चर, दिस इज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड जो होता है वो आपका बाहर सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, उसको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और अंदर जितनी भी स्पेस होती है उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड का ल्यूमेन, ठीक है। अब देखो, ऐसे बहुत सारे जो हैं आपके थाइलाकॉइड्स आपस में स्टैकिंग करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे थाइलाकॉइड आपस में चिपके हुए होते हैं। तो जब ये बहुत सारे थाइलाकॉइड्स आपस में अटैच हो जाएंगे तो इस पूरे स्टैकिंग ऑफ थाइलाकॉइड को हम क्या बोलते हैं, ग्रैना। स्टैकिंग ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज ग्रैना, ठीक है। इसको ग्रैना बोलते हैं, ये प्लूरल टर्म है। और अगर सिंगुलर एक ही होगा तो हम बोलेंगे ग्रैनम। तो ग्रैनम और ग्रैना में कंफ्यूज नहीं होना है, एक प्लूरल टर्म है, बहुत सारे ग्रैना होंगे तो बहुत सारे होंगे तो आप ग्रैना बोल दोगे, और एक सिंगुलर होगा तो ग्रैनम बोल दोगे, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर आपको पिगमेंट्स मिलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा ना, क्लोरोफिल वगैरह मिलता है, वो इन्हीं के ऊपर मिलता है, ठीक है। तो जो भी पिगमेंट्स मिलने की भी साइट है वो भी क्या है, ग्रैना। एंड व्हाट इज ग्रैना, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। इस सिंगल यूनिट को आप क्या बोलोगे, दिस सिंगल यूनिट इज नोन एज थाइलाकॉइड। ये सिंगल सारे 4 थाइलाकॉइड्स मैंने बनाए हैं, ये आपस में जुड़ते हैं, पूरा स्टैक बनाते हैं, पाइल्स ऑफ कॉइन जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम ग्रैना बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, स्ट्रक्चर के अंदर बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है, इनर वाली इनर मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। आप लिख सकते हैं, 2-3 नाम है, क्योंकि कभी भी कुछ भी नाम पूछा जा सकता है। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, जैसे वो थी इंटर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ना, इसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। अंदर की सारी स्पेस जो है वो मैट्रिक्स है। ये जो सिंगल यूनिट दिख रही है ये है थाइलाकॉइड, बट इसका पूरा जो स्टैक बना हुआ है इसको पूरे को ग्रैना बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी ग्रैना, ये भी ग्रैना, ये भी ग्रैना, ये भी ग्रैना, 4 ग्रैना दिख रहे हैं सामने। अब एक ग्रैना के थाइलाकॉइड दूसरे ग्रैना के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। एक ग्रैना के थाइलाकॉइड दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, किसकी हेल्प से, स्ट्रोमा लैमेले। तो ये जो लेयर है ये सिंगल लेयर होती है पतली सी, इसको स्ट्रोमा लैमेले बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसमें जो राइबोसोम्स हैं वो 70S है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते थे। इसके पास खुद का अपना डीएनए भी होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट का डीएनए बोला जाता है, राइट। अब देखो, ये जो पार्ट है ना, इस पर आप पिगमेंट्स भी दिखा देना, पिगमेंट्स मिल रहे हैं इनके ऊपर, राइट। तो ये हैं पिगमेंट्स, अलग अलग कलर के ऐसे दिखा सकते हो सारे। ये सारे के सारे पिगमेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करेंगे। क्लोरोफिल वगैरह मिलते तो इसके मेम्ब्रेन पे ही है, ग्रैना के या थाइलाकॉइड के, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे आप, इनको आप बोलेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज पिगमेंट्स, ठीक है। ये पिगमेंट्स है सारे। अब देखो, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक तो क्लोरोप्लास्ट में ना ग्रैना वाला रीजन है जो मैंने आपको बताया, ये सारा ग्रैना है, ये पूरा ग्रैना है जो भी आपको दिख रहा है ना, ये स्टैकिंग। और दूसरा है ये खाली स्पेस, खाली स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये ग्रैना है, ये स्ट्रोमा है। ग्रैना में होती है लाइट रिएक्शन, जिसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है,
और स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, जिसको बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सो लाइट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, ग्रैना में हो रही है ना, तो ग्रैना में ऊपर पिगमेंट्स मिलते हैं। पिगमेंट्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, और ये दो केमिकल्स बनते हैं ATP एंड NADPH2, और इन्हीं दोनों केमिकल्स को हम प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज ये लाइट रिएक्शन से ही तो बन रहे हैं। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में जितने भी पिगमेंट्स मिल रहे थे ग्रैना के सरफेस पे, उन सब ने लाइट एब्जॉर्ब करी, और लाइट एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में, और दो केमिकल्स बनाए ATP एंड NADPH2, और इनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। अब स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा को डार्क या बायोसिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो स्ट्रोमा इज नॉट डार्क, डार्क का मतलब ये नहीं अंधेरे में होगी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। जैसे लाइट रिएक्शन तो किस पे डिपेंडेंट है, लाइट पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है। ये लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकती है और लाइट के एब्सेंस में भी हो सकती है, बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ, किस पे, डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ, वन सेकंड, ये लाइट पे डिपेंडेंट थी और ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, बट ये लाइट के रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है, जिनको हम लोग बोलते हैं ATP एंड NADPH2। डिपेंडेंट ऑन ऐसे लिखना, it is dependent on, dark reaction can occur at any time of the day or night, it is not dependent on light but it is dependent on products of light reaction। तो सबसे पहले क्या होगी बेटा, जैसे मॉर्निंग आती है तो प्लांट स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन स्टार्ट कर करके ATP और NADPH2 बनाते रहते हैं बहुत सारे, एंड वंस कुछ इनफ अमाउंट ऑफ ATP और NADPH2 बन जाता है तो डार्क रिएक्शन स्टार्ट होती है, जिसमें CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाया जाता है। CO2 का क्या हो रहा है बेटा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, CO2 के पास हाइड्रोजन नहीं थी, पर जब ग्लूकोज बना उसमें हाइड्रोजन आ गई, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। तो यहाँ पर CO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज, ये याद रखना है। और रिडक्शन कराने के लिए एंजाइम है रुबिस्को। रुबिस्को जो एंजाइम होती है वो कहाँ मिल रही थी, स्ट्रोमा में, ये जो पार्ट है ना यहाँ मिलती है, और यहीं पे वो डार्क रिएक्शन कराती है। तो डार्क रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है वो, लाइट के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले सुबह स्टार्ट होगी तो लाइट रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन होते के साथ बहुत सारे ATP NADPH2 बन जाएंगे, और फिर डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगी, जिसमें CO2 से आगे फिक्स कर करके क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनेगा। तो हमेशा याद रखना कि लाइट रिएक्शन तो लाइट पे डिपेंडेंट है, वो लाइट के प्रेजेंस में ही होगी, बट डार्क रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। एक बार अगर लाइट रिएक्शन रुक जाए, मतलब डार्क रिएक्शन रुक जाएगी ना, तो वो नेक्स्ट डे का वेट करेगी कि पहले कौन सी रिएक्शन हो, लाइट, ताकि प्रोडक्ट्स तो बने तभी तो मैं स्टार्ट होंगी। ठीक है, सो ये जो आपका सारा डिटेल है ये किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने उसकी जो डिटेल्स हैं, स्ट्रोमा, ग्रैना, पिगमेंट, सारा कुछ हमने देख लिया। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शंस देख ली, उसके हमने डायमेंशंस देख लिए, साइज़ क्या है, बर्थ क्या है ना, नंबर क्या होता है। सो ये इतना ही रेलेवेंट है आपके लिए, है ना, NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एक दो पॉइंट्स और मैं आपको यहाँ लिखवाना चाहूँगी जो कि आपको याद रखने हैं, वन सेकेंड, जो कि आपको क्या करने, याद रखने हैं कि भाई कौन से पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर, है ना। तो आप लोग देखो, सबसे पहला तो ये दोनों के बारे में कॉमन पॉइंट है ना, पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दोनों के कॉमन है, मतलब ये चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया भी शो करता है एंड क्लोरोप्लास्ट भी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एंड क्लोरोप्लास्ट भी। सबसे पहला तो पॉइंट बेटा ये है कि इनको ना हम और क्या बोलते हैं, दोनों को, बोथ आर कॉल्ड एज, या बोथ आर कॉल्ड या नोन एज ऑर्गेनल, या ऐसे बोलो, इट इज़ नोन एज सेल विद इन सेल। इन दोनों को क्या बोला जाता है, सेल विद इन सेल। मतलब ये खुद सेल है और दूसरे सेल के अंदर मिलते हैं, इनके पास खुद का DNA है ना, इनके पास खुद के राइबोसोम है, तो ये खुद एक सेल ही तो है, और ये हमारे सेल के अंदर मिल रही है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इनको, सेल विद इन सेल। ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हो कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है और ये दोनों, दे बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली। किस तरह के हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली बोला जाता है इनको। मतलब कि इनके पास देखो खुद के प्रोटीन्स हैं, खुद के इनके पास राइबोसोम्स हैं, खुद का DNA, तो ये चाहे तो अपनी सारी प्रोटीन्स बना सकते हैं, बट ये अपनी सारी प्रोटीन्स नहीं बनाते। ये कुछ प्रोटीन्स के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन, किस पे, दे आर डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियर DNA, जो न्यूक्लियस में है ना। दे हैव देयर ओन DNA, इनके पास खुद का DNA है।
they have their own DNA, and ribosomes so can make all of their proteins, but they are dependent on nuclear DNA for some of the proteins. समझ रहे हो, इनके पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू मेक ऑल ऑफ देयर प्रोटीन्स, दे रिक्वायर न्यूक्लियर डीएनए फॉर सम ऑफ द प्रोटीन्स। इसलिए जो बंदा अपना सारा काम खुद से करता है उसको हम ऑटोनॉमस बोलते हैं, पर जो आधा काम कर पाए और आधे के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो उसको क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनॉमस। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोला, समझ आ गया ना, क्योंकि ये अपने सारे प्रोटीन्स नहीं बना पा रहे, इनके पास डीएनए है, राइबोसोम्स है, तो इनको सारे बना लेने चाहिए थे, पर ये सारे नहीं बना पा रहे, कुछ के लिए डिपेंडेंट है न्यूक्लियर डीएनए में। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट, आप लिख सकते हो दे बोथ आर बिलीव्ड टू बी बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट। ऐसा माना जाता है ये दोनों बैक्टीरिया ही थे जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रैप हो गए और आज ये हमारे साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। अब इसको सपोर्ट करने के लिए कोई तो एविडेंस देना पड़ेगा ना कि आपको ऐसा क्यों लगता है, वाई इट इज़ बिलीव दैट दिस टाइप ऑफ, ऐसा क्यों सोचा जाता है। तो सबसे पहले तो इनके पास जो है पोरिन्स हैं आउटर मेम्ब्रेन में, जो कि ग्राम नेगेटिव से सिमिलर है ना। तो ऐसे एविडेंसेस क्या क्या है, इवेंट्स की जगह पे क्या लिखेंगे, कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला एविडेंस तो है आपके पास प्रेजेंस ऑफ पोरिन ऑन आउटर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स ऑन आउटर मेम्ब्रेन किससे सिमिलर है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसका मतलब ये जिससे भी इवॉल्व होके बने हैं, जो भी बैक्टीरिया ये थे वो भी ग्राम नेगेटिव नेचर के ही थे, है ना। पहला एविडेंस तो ये है। दूसरा जो एविडेंस है इसमें वो आपका क्या है, सेकेंड एविडेंस है कि इनके पास क्या है 70S राइबोसोम्स है, और 70S राइबोसोम होना इज़ अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया का ही तो होता है ना। थर्ड आप बोल सकते हो दे हैव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इनके खुद के पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो कि एक प्रोकैरियोट्स का ही फीचर है। यूकैरियोट्स में तो पहली बात सर्कुलर डीएनए नहीं होता, कैसा होता है, लीनियर। नेक्स्ट दे बोथ डिवाइड बाय, ये दोनों के दोनों कैसे डिवाइड करते हैं, फिजन से, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया दो माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, एक क्लोरोप्लास्ट से दो क्लोरोप्लास्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया ही तो करते हैं बेटा बाइनरी फिजन, बैक्टीरिया में ही तो इस तरह का डीएनए है, बैक्टीरिया में ही तो 70S राइबोसोम है। तो यहाँ से ये समझ आता है कि दे आर एक्चुअली बैक्टीरिया ही है जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एक यूकैरियोटिक सेल में ट्रैप हो गए थे। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सेल विद इन सेल, सेमी ऑटोनॉमस, और इनको एंडोसिम्बायंट बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो अपना सेल ऑर्गेनल है दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम्स को पैलेड पार्टिकल भी बोलते हैं बिकॉज इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, जॉर्ज पैलेड ने, या आप पैलेडे पार्टिकल भी बोल सकते हो बिकॉज सबसे पहले इसकी डिस्कवरी करी है जॉर्ज पैलेडे ने, तो इसलिए उनके नाम पर ही इसको नाम दे दिया गया है पैलेडे पार्टिकल। ठीक है, ये इसको हम ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल बोलते हैं। ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल का मतलब क्या है, ये खुद एक सेल ऑर्गेनल ही है और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर मिलती है ना। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रही थी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिल रही थी 70S राइबोसोम्स, तो राइबोसोम खुद एक सेल ऑर्गेनल है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, इनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होता है ना, और ये दूसरों के अंदर मिलते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, हेंस दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल बता दिया मैंने, मेम्ब्रेनलेस होते हैं, यही बता दिया। अब ये बने किसके होते हैं राइबोसोम्स, दो चीज़ों से, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल बोलते हैं इनको, मीन्स इनमें दो चीज़ें, एक तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ बेटा, राइबोन्यूक्लियो मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA और दूसरा प्रोटीन, दो चीज़ों से मिलके बने हैं। और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड मिल रही है, देखो हमारे पास तीन तरह की राइबोन्यूक्लिक एसिड है, mRNA, tRNA
एंड rRNA। तो यहाँ जो बना रहा है इनको वो rRNA है, राइबोसोमल RNA, ठीक है। ये बनते कहाँ है? दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में एक साइट होती है, आगे हम पढ़ेंगे। हेंस न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम्स कहाँ बन रहे हैं? न्यूक्लियोलस में, तो इसलिए वो राइबोसोम फैक्ट्री हो गया, ठीक है। हर एक जो राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट्स होती है बच्चों, एंड बोथ द सब यूनिट्स रिक्वायर क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम चाहिए उनको क्रिटिकल अमाउंट में, जिसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो 0.001 मोल्स या 10⁻⁴ मोल्स, इतना मैग्नीशियम चाहिए। अब राइबोसोम में ना 2 सब यूनिट्स होती है, एक बड़ी एक छोटी, है ना, छोटी और एक बड़ी। तो ये दोनों अलग अलग रहती है, दूर दूर रहती हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है तभी ये पास आती है और एक राइबोसोम के ऊपर चिपक जाती है। तो इनको पास लाने के लिए क्रिटिकल एलिमेंट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर सेल में प्रॉपर है तो ही ये पास आएंगे, तभी ट्रांसलेशन हो पाएगी। अगर मैग्नीशियम में कोई प्रॉब्लम है तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास टाइप्स ऑफ राइबोसोम में 2 तरह के राइबोसोम्स है, 70S और 80S। और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप यहाँ देख सकते हैं। कौन सी सब यूनिट स्मॉलर है वो कैसे बनानी है, लार्जर कैसे बनानी है, और शेप ज़रूर देख लेना, आपको पहचान में आ जाए कि भाई ये कौन सी है और ये कौन सी है। और लार्जर जो है स्मॉलर के ऊपर ऐसे फिट होती है, तो ये आपका प्रॉपर राइबोसोम बनता है, ठीक है। तो राइबोसोम कैसे बनेगा? 2 स्मॉलर है, मतलब एक स्मॉलर सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है। अब राइबोसोम आपके पास 2 तरह के हैं, 70S 80S। 70 की जो स्मॉलर वाली सब यूनिट है वो कौन सी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 70 की स्मॉलर वाली है 30S और लार्जर वाली है 50S। तो इनको ऐड नहीं करना है किसी को भी कि ऐड करके मैम 50 + 30 80 हो गया। दे आर नॉट एडिटिव, बिकॉज जब भी 2 सब यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं उनका कुछ सरफेस एरिया तो कॉमन होता है, तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो 80S है उसकी स्मॉलर वाली है 40S और लार्जर वाली है 60S, ठीक है। तो 40 60 मिलके बनता तो 100 है, बट आप बोलोगे मैम आपने तो 80 लिखा है। येस, क्योंकि इनको ऐड नहीं करना, दे आर नॉट एडिटिव, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब जो स्मॉलर वाली सब यूनिट है उसमें कौन सा rRNA मिल रहा है? 16S rRNA, उसको बना रहे हैं। rRNA के टाइप्स आप आगे 12th में पढ़ेंगे। और जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 23S rRNA मिल रहा है और 5S, ये दोनों मिलके इसको बना रहे हैं और ये इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक पूरे 70S राइबोसोम में कितने तरह के rRNA मिल रहे हैं, उसको कितने तरह के rRNA बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे 3। एक तो 16S, एक 23S और एक 5S, ठीक है ना बेटा। दूसरा देखो 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम जो है वो स्मॉलर सब यूनिट उसकी है 40S, लार्जर है 60S। 40S किसकी बनी हुई है? 18S rRNA की। जैसे यहाँ पे 16S की बनी हुई थी, ये 18S की बनी हुई है। और इसकी लार्जर बनी है 28S rRNA, 5.8 एंड 5S rRNA। तो आप देख सकते हो 5S दोनों का कॉमन है, चाहे वो 80S राइबोसोम हो चाहे 70S राइबोसोम हो, दोनों में होता है ना। तो यहाँ मैंने बोला था 70S को बनाने के लिए कितने rRNA, आपने बोला था 3। और 80S को बनाने के लिए कितने rRNA, तो आंसर होगा 4, है ना। तो हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ना है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। और S का मतलब यहाँ पर होता है स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था ना, ये साइज का और डेंसिटी का मेजर बताता है। तो S क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये आपको कर लेना है, ठीक है। और राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, और आप यहीं पे लिख सकते हैं राइबोसोम का हम और क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाएगा कोई भी तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री बोल सकते हैं ना, राइट। तो इस वाले वीडियो में हमने क्या बात करी है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में एंड राइबोसोम के बारे में। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा, है ना, इसको अच्छे से देख लेना आप लोग। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है मोस्ट प्रोबेबली लाइव ही पढ़ाऊंगी मैं आपको। अगर कुछ दिक्कत हुई तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने नोट्स कंप्लीट कर लो, कोई डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।